ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है यदि बीच की दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, मतलब दूरी के बढ़ने से बल कम होगा और दूरी के घटने से बल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर उनके बीच की दूरी को हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, इस अवस्था में बल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको मैंने करके तुम लोगों को दिखाया है और फिर से एक बार करके दिखा देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार क्या होता है कि जो ये F है, F बराबर क्या होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ये होता है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का ये फार्मूला है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो बल बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, m1 m2 तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर हम दूरी को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूरी है तुम्हारी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी अगर घटती है तो बल बढ़ेगा, दूरी अगर बढ़ती है तो बल घटेगा। ठीक, पहली स्थिति में दोनों को कंपैरिजन करके हम बताएंगे। पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति को हम बल F1 मान लेते हैं जबकि उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, सेकेंड स्थिति में क्या कर दे रहे हैं, जब हम उनकी दूरी के बीच की दूरी को क्या कर दे रहे हैं, आधी r/2 आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, r/2 कर दे रहे हैं, मतलब जैसे पहले ये दो वस्तुएं एक दूसरे से इतनी दूरी पर थी, अब और पास ले आए, उनकी बीच की दूरी को हमने कम कर दिया, पास वस्तुओं को ले आए, जो दो वस्तुएं थी उनको और करीब ले आए। तो जाहिर सी बात है, जब हम उनको पास लाएंगे तो आराम से जल्दी से खींच लेंगी, जैसे कि दो चुंबक होता है ना, उसमें उन दोनों के बीच में चुंबकीय बल लगता है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन दोनों के बीच में भी एक आकर्षण बल लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत कम होता है, इसका मान बहुत कम होता है, इस वजह से इसको हम महसूस नहीं करते हैं। लेकिन कभी भी जो दो वस्तुएं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। तो वही आकर्षण बल क्या होता है, अगर उनके बीच की दूरी को हम कम कर दें तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और बीच की दूरी अगर बढ़ा दें तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो r डिस्टेंस पर रखी थी, लेकिन अब क्या है, उनकी दूरी को हमने आधी कर दिया, हाफ कर दिया, तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है, ये वाले समीकरणों को हमने पहला मान लिया। इसको हम और सरल कर लेते हैं, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, F2 बराबर आ जाएगा 4/r²। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या करते हैं, F1/F2 करेंगे और 1/r² करते हैं। पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे देंगे। पहले में क्या है, 1/r² और दूसरे को भाग देंगे तो वो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, r² अपॉन
4 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कट गया, तो F1 F2 बराबर क्या आया 1/4, यानी जो हमारा F2 बचा है, जो F2 है F1 का कितना हो गया 4 गुना हो गया, F1 का 4 गुना हो गया, F2 ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, F1 से 4 का गुना हो गया और F2 इधर आ गया, यानी F2 बराबर क्या हुआ 4F1, यानी बल क्या हुआ 4 गुना बढ़ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखो बल क्या हुआ 4 गुना हमारा बढ़ गया पहले की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु की अपेक्षा क्यों नहीं गिरती है? ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से गिरते समय प्रत्येक वस्तु क्या करती है, एक त्वरण g का अनुभव करती है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु गिरती है तो क्या होता है, उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जो गुरुत्व बल के कारण होता है। तो g इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले में क्या हो रहा है, कहीं पर भी तुम देखो इस फार्मूले में m का स्मॉल m यानी वस्तु का द्रव्यमान नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें m नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि जब वस्तु का द्रव्यमान नहीं सम्मिलित है तो क्या होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण के कारण ये वस्तु क्या हो रही है, नीचे आ रही है। तो वस्तु का चाहे वस्तु हल्की हो या भारी हो, वो उतने ही समय में नीचे आएगी। ठीक है, मान लो कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक काफी भारी सी है, इतनी बड़ी है, और एक इतनी बड़ी सी है। ठीक है, दोनों नीचे आ रही है, ऐसे गिर रही है, तो क्या होगा, एक साथ गिरेगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु का इस फार्मूले के अनुसार क्या है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है उस पर गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हम तुम्हें यहाँ पर ये बात बता दे रहे हैं कि वास्तव में रियलिटी में नहीं होता है। अगर हम एक कागज का टुकड़ा और एक बॉल को ऊपर से फेंकेंगे तो कागज का टुकड़ा बाद में नीचे आएगा, लेकिन बॉल पहले नीचे आ जाएगी। ऐसा एक अन्य कारण के कारण, इसके अलावा एक अन्य कारण भी है जिसकी वजह से बॉल पहले आ जाएगी और कागज का टुकड़ा या पतंग बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या प्रेजेंट है, एयर, हवा प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, इसको तुमको एज इट इज लिखना है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु, ये एयर है, जब एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु नीचे गिरती है तो क्या होगा, एयर क्या करती है, फ्रिक्शन लगाती है, एयर उसको रोकेगी। जैसे कि अभी तुमने क्या पढ़ा था, उत्प्लावन बल पढ़ा था। ठीक है, तो एयर क्या, उत्प्लावन बल से यहाँ अभी हमने बताने जा रहे हैं, एयर क्या करेगी, उसको रोकेगी, हिंडर करेगी उस वस्तु को नीचे जाने। गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तु नीचे जा रही है, लेकिन एयर के कारण वो क्या हो रही है, रुक रही है, फंस रही है, एयर उसको रोक रही है कि नीचे मत जाओ। ठीक है, तो भारी क्या होगी, भारी वस्तु क्या होगी, एयर को हटाते हुए जल्दी से नीचे आ जाएगी। लेकिन पतंग क्या करेगी या कागज का टुकड़ा क्या करेगा, एयर को इतनी आसानी से हटा नहीं पाएगा और हटाने में उसको कुछ समय लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉल पहले नीचे आएगी और पतंग बाद में नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है
नियम के अनुसार तो ये बात सही है, लेकिन जब भी कोई प्रोसेस, कोई भी काम होता है, कोई भी घटना घटती है, तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण मिलकर कोई घटना घटती है, कोई काम होता है। ठीक है, एक ही कारण, ऐसा नहीं है कि एक ही कारण के कारण। तो वैसे रियलिटी में क्या होगा कि अगर एयर को हटा दिया जाए, एयर को वहाँ से हटा दिया जाए और एक एयर टाइट, मतलब ये कह लें कि एक बोतल ले लिया, निर्वात उसमें उत्पन्न हमने कर दिया, यानी वहाँ से एयर को हमने हटा दिया। क्या हम ऐसे मान सकते हैं इस बात को कि यहाँ पर हमने एक जार ले लिया, यहाँ पर हमने एक कागज का टुकड़ा और एक बॉल गिराई, तो दोनों नीचे संग में आएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के कारण दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर एयर मौजूद है, एयर यहाँ मौजूद है, तो बॉल पहले आएगी और कागज का टुकड़ा बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि एयर उस पर एक फ्रिक्शन उत्पन्न करेगी, एक बाधा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से कागज देर में नीचे आ पाएगा, क्योंकि कागज के पास इतना भार नहीं है, इतना नहीं है कि वो हवा को आसानी से हटा दे और नीचे चला आए। लेकिन बॉल के अंदर इतनी ताकत है कि वो हवा को हटाकर नीचे आराम से आ जाए। लेकिन अगर एक एयर टाइट अगर एक रूम है जहाँ पर कि हवा हमने पूरी उसको पंप के द्वारा बाहर निकाल ली है, वहाँ पे हम एक बॉल को और एक पतंग को गिरा रहे हैं। एक छोटी सी बॉल है और एक बड़ी बॉल है, या एक पतंग का टुकड़ा है, एक पतंग है और एक बॉल है, तो बॉल और पतंग दोनों नीचे साथ में आएंगी, क्योंकि वहाँ पर एयर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। ठीक है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, करते हैं। को लगाकर भेजा हुआ है पूरा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है? गुरुत्वीय बल निकालना है। यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता है, ये सारा क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा, फिर भी हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होना चाहिए, पर किलोग्राम स्क्वायर। और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है 6 × 10⁻24 kg, वस्तु का द्रव्यमान 1 kg। तो हमने सारी वैल्यूज पुटअप करके ये लगाकर तुमको दिखाया है, इसको देख कर समझना है आपको। ठीक है, ये देखो जी की वैल्यू हमने रखी, पृथ्वी का द्रव्यमान रखा, वस्तु का द्रव्यमान m मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और ये पृथ्वी की त्रिज्या यानी r² हमारा फार्मूले में है, तो हम r² की जगह r × r कर देंगे, हमने रख दिया। यहाँ पर देखो हमने 6.67 में 6.4 से पहले डिवाइड किया है, और 6 में 6.4 से डिवाइड किया, ये मैंने करके यहाँ पर तुम लोगों को दिखाया हुआ है। अब क्या होगा, नीचे यहाँ पर 6 × 10⁶, 6 × 10⁶, ये दोनों, ये 6 और ये 6, कितनी घात हो गई, 12, 10 की घात 12। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 10 की घात 24 और ये 10 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, माइनस। तो ये क्या होगा, क्या इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -11 और 10 की घात -12, 10 की घात -11 और 10 की घात -12। तो जब इससे घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा, क्या बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा। ये हो गया 11 और 12 कितना हो गया, यहाँ पर ये माइनस मैं लगाना भूल गई हूँ, ये यहाँ पर माइनस होगा, 11 और 12 हो गया 23, 24 में से 23 माइनस हो गया, तो हमारे पास बचा 10 की घात 1, ये 10 की घात 1 बचा, यहाँ पर 10 की घात 1 बचेगा,
तो ये सब सॉल्व करके हमारे पास बचा 0.97448। उसको और सरल कर मतलब स्मॉल करके हमने लिख दिया 9.88 न्यूटन। और यहाँ पर तुम लोग माइनस लगा लेना, ये मैं माइनस लगाना यहाँ भूल गई हूँ, और अपने नोट्स में भी सही कर लेना।